थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर कुछ न कुछ नया सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो और भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और आपको अब 2 एपिसोड में ये तो पता लग ही गया होगा कि जो हमारा प्राणमय शरीर है। देखो, हमने भौतिक शरीर की बात नहीं की कहीं पर भी, है ना। 2 एपिसोड में हमने उस भौतिक शरीर को परे छोड़ दिया। और अब देखो हमारा कितना फोकस भौतिक शरीर के ऊपर ही रहता है। ये खाना चाहिए, है ना, ऐसे खाना चाहिए, क्या ऐसे खाने से कुछ फर्क पड़ता है। हमें कैल्शियम लेना चाहिए, हमें मिनरल्स लेने चाहिए, हमें विटामिन लेने चाहिए। और खाने का तरीका सीखना चाहिए। ये सब बातें भी आयुर्वेद में जब मौका मिलेगा आगे तो जरूर ये बातें भी शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स भौतिक शरीर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भौतिक शरीर के पीछे का जो ब्लूप्रिंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम वाइटल बॉडी या प्राणमय शरीर बोलते हैं। और प्राणमय शरीर इतना बड़ा है कि फिजिकल बॉडी उसके आगे बहुत छोटी है। और अगर प्राणमय शरीर के पीछे जाएं तो मनोमय शरीर इतना बड़ा है कि यहाँ बैठे हुए हम यूएस की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम किसी दूर दराज की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम अपनी स्मृतियों की बात सोच सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हम पास्ट लाइफ की बात भी कर सकते हैं। और उससे परे भी अगर हम जाएं तो जो हमारा कारण शरीर है, सुप्रामेंटल बॉडी है, वो उससे भी बड़ा है। हमारा आकाशिक रिकॉर्ड, कितनी सारी लाइफ इनकारनेशंस हैं जिसमें हमारा रिकॉर्ड अभी सॉफ्टवेयर में बंधा हुआ है, हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ पीछे लटका हुआ है। और हम उसको खत्म कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा जागरूक हैं अपने बारे में। तो ये, और उससे भी बड़ा, उससे पीछे जो आनंदमय शरीर है वो उससे भी बड़ा। और जो हमारा प्राणमय शरीर है उसकी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि हमने पिछली बार जो बताया कि अगर हम सिर्फ अगर ढंग से नहाना सीख लेते हैं या ढंग से हम अपनी बॉडी की मसाज करना सीख लेते हैं तो उसी से हमारी वाइटल एनर्जी बैलेंस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम रगड़ेंगे तो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो शरीर के ऊपर का जो वाइटल बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। अब होप है कि आप सब इसको जरूर अपनी दिनचर्या में निभाते होंगे कि नहाने का तरीका आपने सीखा होगा, या जब सुबह उठकर आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अपनी बॉडी की मसाज करते हैं नहीं करते हैं, इट डिपेंड्स। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम आपको अ, बताएं, क्योंकि ये मेरा रोज का पिछले 30 ईयर से मेरा अनुभव है जो मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो प्राण में शरीर है उसके अंदर आज का जो पार्ट है वो है ग्रीवा चक्र, या अब हमें नाक कैसे साफ करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब हमने खत्म किया तो इस बात पर हमने खत्म किया था कि क्या हम डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अपनी प्राण में शरीर के अंदर जो बहती हुई धारा है, बहती हुई वायु है, क्या हम उसको बैलेंस कर सकते हैं या क्या हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक हरीश जोरी का बुक है, अ, स्वर योग करके पुस्तक है। और ब्रीदिंग के ऊपर ही उसका पुस्तक लिखा हुआ है कि आपकी नाक से गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा आ रही है, या एक नाक से हवा आ रही है, दूसरे नाक से हवा आ रही है, या दोनों नाकों से हवा आ रही है। तो ये इसका पूरा जो सिरकैडियन साइकिल जैसे होता है दिन भर में, हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस नहीं आता है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कभी बहुत एक्टिव होते हैं, कभी हम बहुत डल होते हैं, कभी हम बैलेंस्ड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्राणमय शरीर के अंदर जो प्राण फ्लो करता है उसी के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, जैसी हमारी फीलिंग होती है। तो अब हम शुरू करने से पहले बस इतनी सी बात मैं बताऊंगी कि जो वाइटल बॉडी है आपको, उसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। वाइटल बॉडी के अंदर हमारे ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं
फीलिंग क्या है? एक मूवमेंट है, एक फ्लो है। आपके अंदर जैसी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, उदास होने की फीलिंग, खुश होने की जो फीलिंग है, इन सारा जो फ्लो होता है, वो फीलिंग का जो फ्लो है, वो हमारे प्राण में शरीर के अंदर होता है। और जैसे वो फ्लो होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा भौतिक शरीर रिप्रेजेंट करता है, रिएक्ट करता है। अब कई दिन तक मान लो हम उदास हो जाएं, तो हमारे प्राण में शरीर के अंदर उस तरह की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली होने लगेंगे और उसी तरह के पैटर्न सेट होने लगेंगे। मान लो 5 दिन हम उदास रहे, 5 दिन हम किसी से नाराज रहे, 5 दिन हमने छुटपुट झगड़ा कर दिया, तो हमारी एनर्जी कहीं कहीं जाके वो हमारे कुछ पीछे के जो चक्रास हैं उसमें ब्लॉकेजेस शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस होती है, जैसे मान लो कि कमर के नीचे का हिस्सा, पीछे के कमर का हिस्सा, उसमें दर्द शुरू हो जाता है। मान लो कि बैक के थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन में, मणिपुर चक्र की बैक साइड में दर्द शुरू हो जाता है। या मान लो हम बहुत चिल्लाए, तो हमारी गर्दन के पीछे विशुद्ध चक्र में वो दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दर्द का मतलब हमने पिछली बार एक बार फिर से शेयर किया था कि जब दोनों बॉडीज आपस में सेपरेट होने लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूरॉन्स में वो जो फ्लो है वो ब्लॉक करता है, तो उससे हमें पेन की फीलिंग होती है। तो पेन दो तरीके से होता है, जब ठीक हो रहा हो तो समझ लो जुड़ रहा है, और अगर वो ब्लॉकेजेस शुरू हो रही है तो तभी भी हमें पेन होता है। तो इतनी सी बात हमने पिछले एपिसोड में किया था। अब हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी डेली का रूटीन है, जैसे मान लो सुबह हम मॉर्निंग में उठे, उठकर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम, मान लो आप बेड से उठ रहे हैं, आपने आंखें खोली, आराम से आंखें खोलने के बाद आप पूरी बॉडी की मसाज करेंगे। ये दोनों एपिसोड में बताया जा चुका है कि आप अपनी पूरी बॉडी का, आप उठोगे आराम से पीछे पिल्लो लगाकर, आराम से बैठोगे, और बैठने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी का ऐसे मसाज शुरू कर दोगे। धीरे धीरे मसाज करते हुए आपको कॉन्शियसनेस फिर से जो हमारा ड्रीम में चला जाता है उसको वापस बुलाना होता है, तो इसलिए पूरी बॉडी का मसाज करना होता है। तो 10 से 15 मिनट आपको अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। उसके बाद क्या करोगे? चलो हमने मसाज कर ली, उसके बाद आप आराम से उठोगे। उठने के बाद आप पानी पिएंगे। पानी पीने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कफज बॉडी है, यानी कि मोटा शरीर है, जिसमें आपका पानी का और पृथ्वी तत्व दोनों बहुत ज्यादा हैं, तो आप 1 गिलास पानी पिएंगे। लेकिन अगर कोई वाता प्रकृति के, जिसकी वायु या पित्त, जिसके अंदर फायर एलिमेंट है, तो वो 1.5 से 2 गिलास पानी पी सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर जैसे मेरी बॉडी है, मेरी वातज बॉडी है, तो 1 गिलास से पानी मैं ज्यादा नहीं पी सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इनहेरिटेड वो पानी की क्वांटिटी, जो हेवीनेस की क्वांटिटी, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे 1 गिलास पानी पीना। तो ये अब आप सब देख लें कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। और जैसे आपको साथ में हो जाए पानी, वैसे भी आप ले सकते हैं। कोसा पानी पीना है, उसमें आप आधा गिलास आधा नींबू भी डाल सकते हैं, या हरितकी का पानी, हरितकी का पाउडर भी उसमें ऐड करके आप पानी पी सकते हैं। ये आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में दिनचर्या यहाँ से शुरू होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी को हम हरितकी रगड़ के देते हैं, हरड़ रगड़ के देते हैं। हरड़ रगड़ के देने का पर्पस यही होता है कि उसकी जो बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टॉक्सिन ना रहे, किसी भी तरह से उसके ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता रहे। तो कुछ महीनों तक तो माएं देती हैं अपने बच्चे को हरित की, लेकिन उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं। तो आज तक हम लोग जितनी भी उम्र के हो गए हैं सब अभी तक हरड़ लेते हैं, हरित की लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हरड़ लेने से आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती, और आपका लिवर ठीक रहता है। तो बच्चों को हम इसलिए देते थे कि भाई उसका लिवर ठीक रहे।
तो ये दो चीजें कि सबसे पहले आप उठे, आपने पूरी बॉडी का धीरे धीरे मसाज किया, उसके बाद आप उठे, उठ के आपने पानी पिया, पानी में आप हरी की डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, और उसके बाद अब आपकी दिनचर्या का कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी शुरू होती है। आप उठे, पानी पी लिया, उसके बाद आपने आंखें धोई, नाक साफ किया। तो जब आप आंखें धोते हैं तो वो भी पिछले एपिसोड में ये बता चुके कि मुंह में पानी भर के, और उसके बाद आप अपनी आंखों को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। क्यों? क्योंकि गले से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम मुंह में पानी नहीं भरते और जस्ट आइस को वॉश करते हैं। तो साइंटिफिकली क्या है कि गले से ऊपर जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उसका सारा जो पोर्शन है ये हमारा एक टेम्परेचर का होता है। तो मुंह में पानी भर के उसके बाद हमें आंखें धोनी होती है। तो ये आपने आंखें धो ली, ठीक है। और हरित की मैं आपको फोटो दिखा कि हरित की कैसी होती है। तो बहुत आसान है, और आमतौर पर वो मिल जाती है पंसारी के पास जाएंगे तो अब आपने आईज वॉश कर दी। आईज वॉश करने के बाद अब बारी आती है नाक साफ करने की। तो नाक साफ जब हम करते हैं तो उसकी उसी को आज मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया। रीजन कि जब हम नाक साफ करते हैं तो हमें नाक साफ करने का तरीका प्रॉपर नहीं आता। तो जब हम नाक साफ करते हैं तो जो हमारे, जैसे नजला हो गया, या हमारे क्रॉनिक राइनाइटिस हो गया, या किसी किसी के नजला गले में टपकता है, किसी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, कुछ भी आटा छाना तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, या आंधी चल गई तो छींकें आती हैं, या गेहूं की कटाई हो रही है तो छींकें आती हैं। और ग्रीवा चक्र के और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये तो कॉमन फायदे हैं कि जिससे हमारा नजला, राइनाइटिस, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे अ, नाभि के नीचे वाले पोर्शन में जो हमारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि वाटर का जो एरिया है वो हमारे नीचे, नाभि से नीचे की तरफ, उसमें सेडिमेंटेशन होता है हमारे इमोशंस का ज्यादातर। तो जब हम नाक साफ करते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, तो रेचन करते हैं। तो ये मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। उससे पहले इसके पीछे साइंस क्या है उसको मैं बताना चाहती हूँ, कि आपको कुछ स्लाइड दिखाती हूँ और उससे फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और क्या होता है कि जब आप नाक साफ करते हैं तो हमारे यहाँ पे साइनसेस होते हैं। जैसे ये मैक्सिलरी साइनस है, इथमोइडल साइनस है, यहाँ पे हमारा फ्रंटल साइनस है। अब किसी को अगर नजला है तो उसके आमतौर पे यहाँ पर बहुत दर्द रहता है, हेडेक रहता है। और अगर ये साइनस बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नाक से पानी टपकता रहता है, गले में भी पानी टपकता रहता है। फिर जैसे ये बंद होगा तो हमारी आंखों में भी दर्द शुरू हो जाता है, आई साइट भी वीक हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बंद हो जाता है तो एयर जो है पूरा प्यूरिफाई होके हमारे लंग्स में नहीं जाता। तो हमारे लंग्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जैसे कफ बनना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, गला ड्राई होना शुरू हो जाता है। और ये इतना सिंपल है कि अगर हम रोज रूटीन में करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से, जैसे बैलेंसिंग ऑफ वाइटल एनर्जी, क्योंकि ये एक ऐसी साइंटिफिक भाषा है कि वो थोड़ी भारी लगती है। कि वाइटल एनर्जी का मतलब है कि जो आपका प्राण शरीर है वो प्राण से ठीक होता है, सीधी सी बात। प्राण शरीर प्राण से ही ठीक होता है। कोई दवाई नहीं बनी, ना अंग्रेजी ना आयुर्वेदिक, कि जिससे प्राण कभी ठीक होता हो, नहीं होगा वो। तो हमें प्राण शरीर को तो अपने प्राण के माध्यम से ही हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। और नंबर 2, अब जो नई इन्वेंशन हुई है कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, उन फीलिंग्स के आधार पे भी हमारा प्राण में शरीर अंदर से जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो बनता है। तो उसके ऊपर भी हमें वर्किंग करने की जरूरत है कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, दिन भर हम कैसे रहते हैं, हम कैसा फील करते हैं। तो इन दोनों का भी को रिलेशनशिप। तो मैं स्लाइड आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ग्रीवा चक्र का, हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम कुछ भी हो, छोटे हो बड़े हो, रिच हो पुअर हो, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, हर एक का दिमाग ही काम करता है। दिमाग मतलब कि हमारे जो ब्रेन है, उसके आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये लगभग हमारा जो ब्रेन है वो 1.25 किलो का होता है।
3 पौंड का हमारा ब्रेन होता है, और इसके अंदर 1.1 ट्रिलियन सेल्स काम करती हैं। 1.1 ट्रिलियन सेल्स। आराम से आप समझते जाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत छोटा सा पिक्चर लगाया है जिससे बस इस आपको ये समझ आएगी जब मैं सांस लूंगा तो मेरे ब्रेन के किस हिस्से में ये जाएगा और कैसे ये काम करेगा। तो और इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे हेड के ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। हेड के ऊपर ऊपर सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और नीचे की तरफ फाइबर, जैसे हमारी चोटी बनती है ऐसे वो चोटी बन के नीचे फाइबर्स में चले जाते हैं। अब आप देखो कि सारा काम तो हम दिन भर का काम, और दिन दिन भर का और हमारी पूरी लाइफ का काम ये हमारे न्यूरॉन्स करते हैं, और हमें इसके ऊपर इनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते, क्योंकि सारा काम हम इनसे करवाते हैं। और उसके बाद फिर जब एक एज फैक्टर आ जाता है, उसके बाद हमें पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, पता नहीं किस किस तरह की जो न्यूरोलॉजिकल, शायद किसी का तो जो हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ये काम करते हैं। और इनका क्या है, एक जो न्यूरॉन है वो हमारे 5000 साइनेप्सिस बनाता है। देखिए एक बार आपको लगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, एकदम से जो दोनों न्यूरॉन्स आपस में, जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये पेंट किया मैंने खुद ही, कि ताकि सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो ये पीछे का जो येलो, ये जो आप दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो आप फ्लो देख रहे हैं, ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो फ्लो है ये एयर फ्लो है। न्यूरॉन्स कभी आपस में मिलते नहीं है। ये बीच में जो हमारी वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है वो फ्लो रहता है इसमें। तो ये बस आपको बात समझिए कि अगर मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है या मेरी फीलिंग अच्छी है, तो मेरा जो वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है या मेरा एयर का फ्लो है, जो वाता मूवमेंट है, वो कैसा रहेगा। जैसे मान लो मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ, है ना, कि कोई आने वाला है, कोई गेस्ट आता है, तो मैं भाग भाग के काम कर रही हूँ कि अरे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो मेरे न्यूरॉन्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा। और जैसे ही मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा तो मेरा एयर का जो फ्लो है वो भी फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अब अब बात आती है कि हमें उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। अगर हम मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे नाक साफ करने वाली जो एक्सरसाइज है जिसको हम ग्रीवा चक्र बोल रहे हैं, तो अगर हम क्या इसको प्रॉपर करते हैं तो क्या हम कुछ घंटों के लिए शांत हो सकते हैं, या हमारे न्यूरॉन्स कुछ घंटों के लिए शांत हो सकते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सारा बेस्ड है। देखो ये बात समझने वाली है कि जो एक न्यूरॉन है ना, उसके ऊपर ना जो उसकी लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। अगर वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो लेयर ना वीक होने लगती है और वो उतरने लगती है, और अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते तो उतर जाती है, और फिर एल्जाइमर्स वो हिलते रहते हैं, वो इस टाइप से हिलते रहते हैं। और जैसे जैसे वो हिलेंगे तो एज फैक्टर जैसे ही बड़ा होगा तो हमारी वाइटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और वो जो है वो दिक्कत हो जाती है। मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिंपल इतनी सी बात समझने वाली है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिल के दिन भर हमारे लिए वो काम करते हैं। जैसा हम अंदर से आता है वैसा ही न्यूरॉन्स अपने आप वो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। तो ये आपने पिक्चर से ये देख लिया कि ये जो फ्लो है, ये फ्लो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में है, वाइटल एनर्जी फ्लो है। ठीक है। अब फिर से हम ब्रेन के ऊपर आते हैं। तो ये क्या है कि जो ब्रेन है इसमें ऊपर न्यूरॉन्स होते हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये स्कल लिखा है, सेरिब्रम लिखा है, और जो बीच का मिड ब्रेन का पोर्शन है जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये जो मिड ब्रेन है, ये डाइसेफ्लॉन है, ब्रेन स्टेम है, पोन्स है, ये जो बीच का पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हमारे इमोशंस रहते हैं। और ये इमोशंस जो मिड ब्रेन है इसी के अंदर हमारे नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स बनते हैं। कि मान लो मेरे को बैड फीलिंग आई किसी को देखकर, और मैं उसको, अब 1 घंटे के बाद मैंने किसी से फोन पे बात की, या मैंने 1 दिन के बाद उसके बारे में चर्चा की,
तो मेरे जो नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स हैं, वो जो साइनेप्टिक कनेक्शंस है वो बनते रहेंगे, और वो एक सर्किट डेवलप हो जाए, फिर वो टूट नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी हैबिट्स हैं, वो ही हमारा शरीर का स्वरूप है। तो हमें इस बात को, बस एक बेसिक चीज को समझना है कि भाई न्यूरॉन्स ही तो हैं जो काम कर रहे हैं, दिन भर हमारे लिए काम करते हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर। इसलिए मेडिटेशन, ये ग्रीवा चक्र, प्रॉपरली नहाना, ये एक्सरसाइजेस करना, मसाज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है बॉडी में, और यही तो सारा काम करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सुकून की जरूरत होती है, हम बहुत आराम से बैठे और अपने बारे में कुछ एनालिसिस करें। तो ये इस प्रकार से। और उसके बाद फिर एक ये है कि जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं साथ में, कि ये दोनों का कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन को भेजता है, यानी कि जो हमारा साइनेप्टिक कनेक्शन है, वो हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो जैसे ही वो कम्युनिकेट करेगा, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ हमारे जो न्यूरॉन रिलीज करते हैं, हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसमें से आप देख रहे हैं डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइल कोलिन है। ये कुछ हमारी मूड स्विंग करते हैं। जैसे तो जो जैसे हमारे हमारे अंदर बैड फीलिंग आई, तो हमारे अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, गुस्सा आया एसिटाइल कोलिन ऐसे रिलीज हो जाएगा, अगर हम खुश हैं, शांत हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। और अगर हमारा खुश मूड है, प्लेजर है, चलो चलो बारिश आ रही है, चलो पकोड़े बना लेते हैं, इस टाइप की अगर फीलिंग है, तो डोपामिन रिलीज। तो ये प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, सैड हार्मोन्स होते हैं। इस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। लेकिन अब ग्रीवा चक्र का रोल क्या है? क्योंकि ये तो चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दिन भर जो काम करते हैं उसमें हमारी कंट्रोलिंग ये ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं। नीचे एक न्यूरोपेप्टाइड करके भी मैंने लिखा है, कि जो एंडोर्फिन्स बोलते हैं, कि जैसे मान लो आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं, आप पेड़ के साथ हग करते हैं, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो और आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो इससे फिर आपके जो एंडोर्फिन है वो रिलीज होते हैं, जिसको रनर हाई बोला जाता है, कि हैप्पी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। या जैसे लिखा है इसमें, ईटिंग चिलीज, कभी कभी हमें मिर्च खाने से भी अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है। तो वो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारे न्यूरॉन्स जब आपस में साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं, और उसके बाद फिर क्या रिलीज होता है, न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके हिसाब से ही फिर हमारी पूरी बॉडी की वर्किंग होती है। अब हम आते हैं कि अब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ये आपको ग्रीवा चक्र अभी बताया जाएगा, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंशियल सब्जेक्ट। मतलब कि जब आप करके देखेंगे, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ओके, ये इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने करके ही नहीं देखा कभी, तो फिर आप बता नहीं पाएंगे कि इसका अनुभव कैसा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आप इस ग्रीवा चक्र को जरूर से जरूर करके देखें, और डेली रूटीन में जब आप नाक साफ करते हैं, आईज वॉश करते हैं, तो इस क्रिया को आप जरूर से जरूर करें। ठीक है? तो अब हम योग का जब हम ये लेते हैं कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों में जो प्राणायाम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्राणायाम में हमने कुछ प्राणायाम मैं बताऊंगी, कि जिसमें नाड़ी शुद्धि बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये प्राणायाम है। तो ये टाइप्स बता दी, कि आप अगर देखना चाहें तो इसको आराम से देख के आप देख सकते हैं कि ये कितने टाइप के प्राणायाम है। ये आगे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप करके देखें कि एक्सरसाइज हमें कैसे करनी चाहिए, और इसको एक्सरसाइज करने से आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, ये आप खुद ही बताएंगे, और खुद अपनी डायरी लिखेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा करने से क्या बदलाव आया। तो चलो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं सबसे पहले, ये ग्रीवा चक्र होता है, जैसे कि आपको क्लींजिंग ऑफ नोज, इसको आसान भाषा में इसलिए लिखा है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें करना चाहिए। तो जैसे हम खड़े होते हैं, तो ऐसे झुकते हैं वहां पे वॉश बेसिन पे। तो जैसे ही हम झुकेंगे, तो हमारी जो ये पेट है,
ये अंदर जाएगा, रेचन क्रिया करते हैं हम ऐसे करके। पीछे हाथ किया तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको। और नाक को हमें, नाक से हवा को हमें राइट, लेफ्ट, डाउन और अप, ऐसे हमें नाक से सांस को बाहर फेंकना है, जैसे ऐसे करके। तो ऐसे जैसे हम नाक से जब हम रेचन करते हैं, ये रेचन हो रहा है, क्योंकि पेट जैसे कपालभाति में करते हैं ना कि हम सांस को बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही हम इसमें रेचन करते हैं। तो जैसे रेचन किया हमने, तो ऐसे 15 चक्र करने हैं। ये एक चक्र हो गया, राइट, लेफ्ट, डाउन और अप। अब ऐसा करने से होगा क्या, वो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से मैं करके बताती हूँ। तेज नहीं करना, जल्दी नहीं करना, बहुत आराम से, ताकि पेट अंदर जाए और सांस बाहर निकले। तो जैसे ये सांस बाहर निकलेगा तब हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह का एक्टिवेशन होता है और हमारे नाक के अंदर किस तरह का एक्टिवेशन होता है, इससे हमारी वाइटल एनर्जी किस प्रकार से बैलेंस होती है और किस प्रकार से हमारी ब्लॉकेजेस खुलती हैं। इतना सिंपल सा, इसीलिए हमारे पुराने जो थे लोग, वो ये कहते थे, बेटा सुबह उठो, आराम से उठ के एक गिलास पानी पियो, उसके बाद अपनी आंखें धो, नाक साफ करो। तुमने नाक साफ किया है, नहीं किया है, अच्छे तरीके से मुंह में कुल्ला किया है या नहीं किया है। बार बार हमारे पेरेंट्स, हमारे और एंसेस्टर्स हमारे बोल के चले गए, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर। लेकिन अब अगर आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि इसका कितना फायदा होता है। तो शायद ये तो आपको ग्रीवा चक्र तो समझ आ गया है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, आप देखो। पहला जो बड़ा पिक्चर है, आप आराम से देखो कि नाक के अंदर एक आपने यहाँ पे एक ब्रश टाइप दिख रहा है आपको, है ना। आप ब्रश टाइप देख रहे हैं येलो कलर का बड़ी पिक्चर में। ये जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये जहां पे मैं कर्सर घुमा रही, ये ना ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व, जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि किसी किसी की स्मेल चली गई है, किसी किसी का टेस्ट भी चला गया। आप सोचो कि इसका मतलब क्या है, कि उसकी सेंसरी सिस्टम वीक है। उसकी सेंसरी सिस्टम वीक है, मतलब फिजिकल बॉडी ठीक है, ओके, सारे उसके ऑर्गन्स ठीक है, लेकिन उसका सेंस सिस्टम, जो सेंसरी सिस्टम है, वो उसका वीक है। तो अब ये जो आप ब्रश टाइप देख रहे हैं, ये है हमारी नर्व एंडिंग्स, ये हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है। जैसे ही हमने सांस को बाहर छोड़ा, बाहर फेंका, तो ये एक्टिवेट होगी। और ये जैसी एक्टिवेट होती है तो ऊपर लिखा है देखो, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारी सांस को आपस में ऐसे क्रॉस करवाता है। यहाँ पे ये दोनों, मैंने बीच का जो ऊपर का पिक्चर है आप देखेंगे उसमें, कि दोनों तरफ सेप्टम है। तो नाक के अंदर हमारे 3 टाइप के कोंकाज होते हैं। तो ये जो कॉन्काज हैं, आप सेकंड वाले पिक्चर में देखिए, मैं जहाँ कर्सर लगा रही हूँ, इंफीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का। इन कॉन्का से ही हमारी एयर अंदर, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं और जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जब हम प्राणायाम भी करते हैं, तो इन कॉन्काज के अंदर से एक साउंड उत्पन्न होती है, जिसको हम स्वर योग बोलते हैं। नाद उत्पन्न होना, चैंट करना, ये ऐसी नाद उत्पन्न होता है। तो ये कॉन्काज है, जिसके अगर ये ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं तो नजला टपकना शुरू हो जाता है। इन कॉन्काज के अंदर एक पाइप होती है जो हमारे यहाँ पे एथमोइडल और मैक्सिलरी साइनस तक जाती है। तो आप ये देखो कि क्या मतलब एक प्रकृति ने एक रचना की है हमारे नाक की, कि अगर हम यहाँ पर नाक के अंदर हम सांस भरते भी हैं, ऐसे भी करते हैं, और अगर हम सांस छोड़ते भी हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, ये वाइब्रेट होके हमारी सारी नर्व्स को वाइब्रेट करती है। कितना रिफ्रेशिंग लगता होगा कि जब हम नाक साफ करके और आराम से जब हम और अपनी दिनचर्या के काम शुरू करते होंगे। तो आप देखोगे कितना, और ये बीच का जो है नेजल कैविटी है। तो ये बात देखने के बाद आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो ये कोंकास की बात आपको बता दें। और अब नीचे का जो पोर्शन है, इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये ऑडिटरी ट्यूब ओपनिंग है। मैंने स्पेशल पिक्चर इसलिए लगाई है
कि जितने भी हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब आपस में नाक के पीछे के हिस्से से, गला भी, कान भी, आंख भी, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही ये हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व जैसे ही वाइब्रेट होगी, इसके साथ हमारी ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व सब वाइब्रेट हो जाते हैं। इसीलिए नाक में जो है ऑयल लगाना चाहिए। जैसे ही हम ये एक्सरसाइज करें उसके बाद हमें ऑयल अप्लाई करना चाहिए। इससे अब क्या होगा, दूसरा इसका फायदा क्या है कि जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो आगे मैंने लगाया है, तो हमारे अंदर का जो फ्लो है पीछे स्पाइनल फ्लूइड का, वो फ्लो भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे हम बॉटल को हिलाते हैं, ऐसे बॉटल को जैसे शेक करते हैं, ऐसे ये भी शेक होता है हमारा जो स्पाइनल फ्लूइड है। और जैसे ही हमारा स्पाइनल फ्लूइड शेक होता है, ऑटोमेटिकली हमारी पूरे जो चारों तरफ हमारी जो नर्वस सिस्टम है उन सब में शेक शेक होने लगता है। तो आप देखोगे एक सिर्फ नाक साफ करने से कितनी सारी हमारी पूरे पीछे की जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सारी वाइब्रेट होने लगती। तो ये वाता मूवमेंट क्या, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं इन सबको खोलने लगता है। तो ये ग्रीवा चक्र एक्सरसाइज जब मैं कभी बीएमएस के फर्स्ट ईयर में थी, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने हमें ये एक्सरसाइज सिखाई थी कि कहीं कुछ नीति करने की जरूरत नहीं। जैसे पीछे नीता मैम आप बोल रहे थे कि नहीं नीति और ये सब नहीं, तो तभी ये बात आई दिमाग में कि ग्रीवा चक्र इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। और पता नहीं कितने लोगों को मैंने आगे व्यक्ति का पिक्चर लगाया है टंग का, कि जिससे आपको पता लगेगा कि देखो इस ऐसे ग्रीवा चक्र करने से उसके अंदर क्या बदलाव आया, उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया। तो ये शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे राइट, लेफ्ट, डाउन और अप, ऐसे जब आप करते हैं तो आपके सारे कॉन्कास ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और आपका फ्रंटल साइनस खुल जाएगा, मैक्सिलरी खुल जाएगा, एथमॉइडल साइनस खुल जाएगा। और आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो रही है, आपका जो वाता मूवमेंट है, जो वाइटल एनर्जी है आपकी वाइटल बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। ओके, तो चलो, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं एक्चुअली। तो आपने देखा कि अब रोल ऑफ जो ब्रीदिंग है, अब आप ये पिक्चर फिर से देखिए कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो जैसे ही आप सांस अंदर भरेंगे तो आपके राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, ये आप सबको पता ही है कि ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, चंद्रमा नाड़ी है, इतनी तो आप सबको पता ही है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कैसे उत्पन्न होती है? वो सुषुम्ना नाड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। सुषुम्ना नाड़ी दो नाड़ियों के फ्रिक्शन से पैदा होती है। तो वो दो नाड़ियां जब ऐसे फ्रिक्शन करती हैं, ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला, दोनों नाड़ियां जब चलने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड नाड़ी उत्पन्न हो जाती है, वो फ्लो उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम ये करेंगे तो आप बीच में एनर्जी को नोटिस करेंगे, तो वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। लेकिन वो नाड़ी बहुत कम ही रह पाती है क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबली अपनी एक्टिविटीज में इतना बिजी हैं दिन भर कि हमारी वो सुषुम्ना नाड़ी कभी कभी ही चालू हो पाती है, अदरवाइज वो चालू नहीं होती। हमारी कभी ईड़ा होती है, कभी पिंगला नाड़ी होती है। तो अब बात ये आई कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि भाई हमारी दो आंखें हैं, दो कान हैं, वो बैलेंस करते हैं, हमारी डायमेंशंस को बैलेंस करते हैं। लेकिन फिर दो भगवान ने ना ये क्यों दिया? क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा राइट हैंड को हमारी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट हैंड को हमारी चंद्रमा नाड़ी है, जिसको हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। जैसे कि अब बहुत ज्यादा काम कर लिया, मान लो दिन भर हम इतने एक्टिव रहे, जैसे आज का मेरा जो शेड्यूल था बहुत हेक्टिक था, तो मेरा ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, ज्यादा एक्टिव है, तो मेरी बीटा वेव्स काम कर रही हैं और मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो अब मुझे बैलेंस करने के लिए जब मेरा ये खत्म होगा तो उसके बाद मैं फिर आराम से आंख बंद करके लेटूंगी, तो तब कहीं जाके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू करेगा। तो ये अब आपने ये जो पिक्चर है इसके माध्यम से सिंपल इतना सा आप सोच रहे होंगे कि चक्रास तो सिर्फ 7 ही होते हैं। आप देखो कितने चक्रास बने हुए हैं इसमें,
दुनिया भर के चक्रास होते हैं, हर एक सेल के ग्रुप के साथ चक्रा होता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ वाइटल एनर्जी का बॉडी है। जहां जहां वाइटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, वहीं पे चक्रा शुरू हो जाता है। तो ये अगर इधर फिजिकल है और इधर वाइटल है, तो दोनों के बीच में ये चक्रास होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसीलिए आयुर्वेद में तो मर्म विज्ञान है। जैसे आप ऐसा करते हैं तो ये मर्म विज्ञान है। ऐसे ये मर्म जैसे आप दबाएंगे तो आपके चक्रास ऑटोमेटिकली एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइटल बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। तो आप जैसे खाली बैठे हो तो आप ऐसे मसाज भी कर सकते हैं। ओके, तो हम एक बार फिर से उसी पिक्चर पे जाते हैं। ये आपका जो ग्रीवा चक्र है, ये प्रैक्टिस आपको अब डेली बच्चों से भी करवानी है, अपने घर में भी करना है और दूसरों को भी सिखाना है। बहुत इजी प्रैक्टिस है और बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस। तो इसी के साथ में एक पर्सन है, ये एक टंग का पिक्चर मैंने लगाया। पिछली बार आपने कहा था कि टंग से क्या पता लगता है, तो टंग का एक पिक्चर मैंने आज लगाया है कि आप देखेंगे कि टंग के ऊपर हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले टिप ऑफ द टंग के ऊपर थायराइड का पता लगता है। अगर किसी का टंग फ्लैट है तो इसका मतलब उसको हाइपोथायराइडिज्म है। ऐसे करके हमें ये पता लग जाता है कि उसका टंग का कैसा है। लेफ्ट लंग और राइट लंग है, बीच में ये स्पॉट है। अगर किसी के टंग के बीच में ऐसा डिप्रेशन होता है तो हम सोचते हैं कि उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। वो फिर बात करने से पता लगता है। और उसके साइड में आप देखेंगे राइट में लिवर है और लेफ्ट में स्प्लीन है और बीच में हमारा स्टमक, पेनक्रियास, कॉलन और लेफ्ट और राइट किडनीज। बैक साइड में जाके तो हमारा टंग के ऊपर सारा पिक्चर बना हुआ है। और अगर आप इधर देखेंगे तो आप देखेंगे एक दो पिक्चर्स देखेंगे, जैसे बीच में आप देख रहे हैं कि ये फटी हुई है टंग, है ना। तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, तो इसका मतलब माल एब्जॉर्प्शन है, बहुत ज्यादा वात बढ़ी हुई। आप और देखेंगे कि बीच में आप एक लाइन है, तो ये आप लाइन देख रहे हैं बीच में, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इमोशंस उसकी बैक बोन में सेटल डाउन हो गए। आप लुइस एल की यू कैन हील योर बॉडी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर एनर्जीज, हमारी जैसी भी फीलिंग्स होती हैं, जैसी थिंकिंग होती है, वो पर्टिकुलर एनर्जीज जो है वो हमारे ऑर्गन्स में जमा होनी शुरू हो जाती है। तो उसी का रिकॉर्ड हमारी टंग भी देती है। तो आप देखेंगे कि टंग के एक लाइन है, तो वो हमारे इमोशंस को शो करती है। इसी तरह अगर कहीं डिप्रेशन है तो वो अलग से शो करता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि वीक लंग्स। ये आप देखो, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ एक पेशेंट की। ये एक पेशेंट आया पीजीआई चंडीगढ़ से और उसको फंगल इन्फेक्शन था। तो आप पहली पिक्चर देखो कि 27 सितंबर को आया था हमारे पास। तो आप देख रहे होंगे जीभ के ऊपर उसका, अगर आप लेफ्ट साइड का टंग देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का पार्ट देख रहे हैं, तो उस पे देखो स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, है ना। तो आप वो स्पॉट्स देखने से आप ये देखो कि उसका जो स्पॉट दिखा रहे हैं कि उसको कहीं उसके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है। अब हमने उसको ग्रीवा चक्र एक्सरसाइज बताई। रीजन क्या था कि उसके लंग्स लिटिल बिट वीक थे और लगभग 15-16 साल से वो मेडिसिन ले रहा था, स्टीरॉयड ले रहा था। अभी भी फिलहाल वो ठीक नहीं हुआ है, कुछ परसेंट ये ठीक हुआ है, आप टंग से देख सकते हैं। अभी उसका कॉन्टिन्यूटी है, सितंबर से उसका इलाज चल रहा है हमारे पास। और हम इसको वाइटल एनर्जी, अब हमें ये बात समझ आई कि उसकी जो वाइटल एनर्जी है, उसका जो पीछे का बॉडी, जो प्राण में शरीर है, हमें उसको करेक्ट करना है। तो उसके लंग्स का पार्ट है, उसके नेजल में सबसे पहले उसको शुरुआत कैसी हुई थी कि नजला होना शुरू हुआ। और नजला होना शुरू हुआ तो डॉक्टर को ऐसे जर्नल दिखाता रहा। उसके बाद उसका नजला बढ़ता चला गया और दोनों तरफ के साइनसेस ब्लॉक हो गए। दोनों तरफ के साइनसेस ब्लॉक होने के बाद उसका नजला अंदर टपकने लगा। अंदर टपकने लगा तो फिर वो पीजीआई गया, तो पीजीआई वालों ने बताया कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन देने लगे, लेकिन जैसे वो अंदर निकला तो उसके लंग्स में भी वो इन्फेक्शन आ गया। तो फिर वहां पर वो मेडिसिन लेता रहा। तो फिर किसी ने बताया कि आप जो है कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, आप वहां जाइए, दिखाइए। तो खैर हमने मेडिसिन का पार्ट हम नहीं छेड़ते हैं,
हम सिर्फ एक्सरसाइज के बेसिस पे उसको बताया कि भाई तुम्हें ये ग्रीवा चक्र एक्सरसाइज करनी है। क्यों क्यों करनी है? क्योंकि तुम्हारे जो लंग्स हैं वो इम्प्रूव करें, और तुम्हारे जो नेजल में अभी कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो अगर आपको ठीक करना है तो आपको ग्रीवा, तो उसको हमने लगभग 3 हफ्तों तक उसको ये एक्सरसाइज सिखाई, और उसके साथ एक और हार्ट चक्र की एक्सरसाइज सिखाई। तो ये एक्सरसाइज सिखाने के बाद आप देखो कि इसके टंग से वो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो गायब होने लगा, जबकि उसका सेकंड टाइम था तो आप देख रहे हैं कि वो दिख रहा है, लेकिन जब थर्ड टाइम आया तो वो यहाँ से गायब हो चुका था उसका। तो इसका मतलब ये हुआ, और उसने इम्प्रूव किया, उसका नजला टपकना बंद हो गया। और नजला जब टपकना बंद हुआ तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, जो ये वाइटल बॉडी है उसकी, उसके अंदर से उसके जो ब्लूप्रिंट है वो बदल रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली अब ये एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसको 50 to 60% रिलीफ है, क्योंकि 15-16 सालों से ये मेडिसिन ले रहा था। तो अब इसकी मेडिसिन भी कम हो गई है, और इसको जो छींक आती थी, जो इसको नजला टपकता था, ये सब उसका ठीक हो गया है। तो पहले हर हफ्ते आता था, अब ये महीने में एक बार हमारे पास आता है, तो हम टेलीफोनिकली उससे बात कर लेते हैं, और वो बताता है जी मेरे को इम्प्रूवमेंट है। और उसके देखो, आप बीच में आप देख रहे होंगे एक रिज बनी हुई है, डिप्रेशन है। तो उसको इतना सेटबैक था कि मैं अगर लगा, मतलब मैं जिंदगी भर क्या ये स्टीरॉयड ही लेता रहूंगा। उसको इतना डिप्रेसिव था वो, जब पहले दिन आया कि मैं ठीक भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो हमने कहा कि नहीं, तो ठीक होगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे। तो हमने उसको एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बताया, और साथ में ग्रीवा चक्र बताया, और एक अनाहत चक्र की एक एक्सरसाइज बताई। और बाकी जो मेडिसिन, वो जो डॉक्टर्स हैं वो अपना जो दे रहे थे, हमने कहा कि आप उनसे कंसल्ट करते रहो। तो आप देखिए कि वाइटल एनर्जी कैसे ठीक होती है। सिर्फ अगर हम पर्टिकुलर किसी भी चीज को, हम मेडिटेशन को बना लें अपना साधन, या हम नहाने को बना लें अपना साधन, या हम अपनी मसाज को बना लें, या हम ग्रीवा चक्र को बना लें, लेकिन बनाना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ ही वाइटल बॉडी है, वो जुदा नहीं हो सकती। वो छाया है, वो तो जुदा हो ही नहीं सकती। तो हम अगर जुदा नहीं हो सकती, तो क्यों ना हम फिर अपनी वाइटल एनर्जी के ऊपर या वाइटल बॉडी के ऊपर हम काम करें। और कितनी देर लगती है नाक साफ करने में? कितना टाइम बताओ अब लगा? अगर 15 चक्र मेरे को करने हैं, सुबह करने हैं, और 15 चक्र शाम को करने हैं, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर हम प्रॉपरली करते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट के माध्यम से आपने देखा होगा कि कितना चेंज आता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पिक्चर्स हैं, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, और हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ऐसा काम करने से बदलाव आता है। तो हम एक बार फिर से ये टंग वाला पोर्शन ज्यादा मत जाना, ये डॉक्टर्स मैंने इसलिए लगाए ताकि आपको पता लगे कि टंग के ऊपर किस तरीके से हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस ऐसे टंग को देखने से ही पता लग जाता है। हम किसी किसी का नाड़ी वगैरह नहीं देखते हैं, हम सिर्फ टंग देखते हैं और उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने से और टंग देखने से हमें पता लग जाता है कि वो किस तरह का, किस प्रकृति का पर्सन है। तो ये जो पर्सन है ये बड़ा सात्विक पर्सन था। अगर रजस होता तो शायद दोबारा नहीं आता मुड़ के। तो इसके अंदर जो सतुगुण था, इसने कहा जी मैं बिल्कुल करूंगा। इसने ये कहा जी मेरे को करना है, मैं तो करके छोड़ूंगा, और मैं ठीक होना चाहता हूँ। एंड ही वॉज ए वेरी, मतलब मिडिल फैमिली पर्सन है। बच्चों का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। तो लेकिन इसने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। हम हर वेडनेसडे को इससे बात करते हैं। तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो 50 to 60 इम्प्रूवमेंट है, तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ओके, तो अब हम एक बार फिर से पीछे चलते हैं। ये हम यहाँ तक हमने ग्रीवा चक्र समझ लिया। अब इसके साथ, ग्रीवा चक्र के साथ जब हमने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद फिर आपको नाक में 2 ड्रॉप, जैसे हाथ पे रखा, 2 ड्रॉप लिया, हाथ पे रख के इसको ऐसे घुमाया, और नाक में अप्लाई कर लिया। ये तो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है? इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं, कि आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। और अगर लेट के 1 और 2 ड्रॉप डालते हैं तो वो हमें पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नस्य, नस्य प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये अब दो, आपका ग्रीवा चक्र जैसे ही आपने खत्म किया, उसके बाद नाक में ऑयल अप्लाई करें।
वो क्यों ऑयल अप्लाई करना होता है? क्योंकि जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो अभी आपने देखी, ये जो पोर्शन है, जो ब्रश जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और जो नर्व्स होती हैं हमारी, वो फैट और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इसीलिए हम ऑयल अप्लाई करते हैं नाक में, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये जैसे ही इसको ये न्यूट्रिशन लेगा, ये एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके सारी हमारी जितनी भी नर्व्स हैं आसपास की, उसको भी ये न्यूट्रिशन देती है। इसीलिए सिर के ऊपर भी जब हम ऑयल लगाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन सारी न्यूरॉन्स को मिलता है, नर्वस सिस्टम को मिलता है। तो इसलिए हमें हेड के ऊपर भी, नेक्स्ट में अगर आप चाहेंगे तो हम हेड के ऊपर भी फिर इसकी बात करेंगे कि 4 तरीके से हमें कैसे मसाज करना चाहिए हेड का। ओके। तो ये हो गया। और टाइम देखो आप, मुझे लगता है कि अगला जो पोर्शन है वो स्वर योग का बहुत लंबा है। हम उसको इस बार ना करें, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में जैसा भी आप कहेंगे वैसा हम ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें जब ये हमने नस्य किया है, तो मैं इसमें ये पिक्चर आपके लिए स्पेशल लगाई है कि जैसे हम इनहेलेशन करते हैं। मान लो कि आप ये एक पिक्चर है जिसमें ऊपर लिखा है ऑल्फैक्टरी बल्ब है, फिर वो मिड ब्रेन है, फिर हाइपोथैलेमस है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे आप नस्य करते हैं, प्रतिमर्श नस्य करते हैं, तो नाक में जब ऑयल डालते हैं या आप कोई फ्रेग्रेंस लेते हैं, तो इसका एक्टिवेशन हमारे पूरे ब्रेन में, हायर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और लोअर ब्रेन में, तीनों में इसका एक्टिवेशन होता है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये साइंटिफिक। अगर आप गुलाब को भी, अगर मॉर्निंग में आप वॉक करते हैं और थोड़ा सा गुलाब को ऐसे सूंघते हैं, तो ये पूरा आपकी रिफ्रेश करता है, आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है, वाइटलिटी को बढ़ाता है। आप चाहे जामुन के पत्ते को ही सूंघ लो, लेकिन आप मॉर्निंग में रूटीन बनाओ कि मुझे अपनी डेली रूटीन में मसाज करनी है, डेली रूटीन में पानी ढंग से पीना है, डेली रूटीन में मुझे पत्तों को सूंघना है, गुलाब को सूंघना है, कोई भी फूल है आपके घर में उसको सूंघना है, तुलसी के पत्तों को सूंघना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो हायर ब्रेन है और जो मिड ब्रेन के बीच में जो हमारे डिसकनेक्शंस होते हैं, वो डिसकनेक्शंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो कॉर्पस कैलोजम है, वहां से वो अपने आप ही उस कनेक्शंस को, उस सर्किट्स को तोड़ने लगता है, और उसके बाद वो हमें रिफ्रेशिंग फील होता है। तो आप देखिए कि इतनी सी एक्सरसाइज है, या इतना सा सुबह डेली रूटीन है नाक साफ करने का, और इसके फायदे देखो आप कितने हैं, है ना? तो ये अब एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा सा अब आगे एक सुखासन पे चलते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें, या जब भी आप घर में बैठे, या जब भी आप बेड पे बैठे, सोफे पे बैठे, आप अपनी टांगों को फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद सुषुम्ना को बैलेंस करने के लिए ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, जैसे ही आप बैठेंगे, आप सुख आसन का मतलब है कि आप सुखी हो। आप सुखी हो क्या? बैठ रहे हो तो आपको सुख मिल रहा है। तो आसन का मतलब है कि एक ऐसा पॉज जिसमें आप बहुत ज्यादा देर तक ठहराव कर सको। तो जैसे ही मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हो, इवनिंग में करते हो, जब भी आप करते हो, आप पहले एक बार 1 मिनट के लिए ठहराव देखिए कि क्या मेरे अंदर वो ठहराव आ रहा है। और जैसे ही ठहराव आएगा, तो मैंने नीचे एक श्लोक लिखा है, हठ प्रदीपिका है मेरे पास। तो आप नीचे उन्होंने लिखा है, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्य प्रजायते। मतलब कि जैसे आप सुखासन में बैठेंगे, आपके दोनों ईड़ा पिंगला बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगे सुखासन में। तो आप सुखासन में बैठ जाओ, सहारे लग के बैठ जाओ, जैसे आपको सुख लगे वैसे बैठो। आपको ये अंदर से आवाज आएगी कि मैं अब सुखी हूँ। तो जब आप मेडिटेशन भी शुरू करें, आप बोलो अपने आप को कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। अपने आप अंदर से आएगी, नहीं अभी टांग फोल्ड ठीक नहीं है, थोड़ा चुभ रहा है, थोड़ा टांग को हिलाओ। तो वो टांग हिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सुषुम्ना सुषुम्ना उपजने लगेगी, पैदा होने लगेगी। दोनों ईड़ा पिंगला बैलेंस हो जाएंगी, और बीच में सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। और जैसे ही जागृत होगी,
वो कह रहे हैं नीचे की मनः स्थिर भाव, मनोन्मनी बोला है। मनोन्मनी का मतलब होता है कि आपका मन, आपका चित्त शून्यता में चला जाए। मनोन्मनी का मतलब है कि जैसे ही आप बैठेंगे आराम से सुखासन में, आपकी इड़ा पिंगला बैलेंस होंगी, और बैलेंस होती ही सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, और जैसे ही जागृत होगी आपके मन को स्थिर कर देगी, शांत कर। और फिर आप आराम से अपना जो भी कुछ आ रहा है उसको आप देखते रहो, वॉच करते रहो, ऑब्जर्वर बन जाओ। तो ये सुखासन की प्रक्रिया है, और ये इतनी सुंदर है। आप जब भी आपके पास टाइम हो, आप 5 मिनट आंख बंद करके अपने आप को चेक करो कि क्या मेरी दोनों नॉस्ट्रिल से एयर आ रही है, जा रही है, या मेरा एक नॉस्ट्रिल गर्म है और एक नॉस्ट्रिल थोड़ा सा कम गर्म है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आपको ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने, नीता मैम, ये लगभग 15-20 साल पहले बहुत प्रैक्टिस किया। मतलब मैं तो दीवानी थी उस स्वर योग की, हरीश जौहरी की भी दीवानी थी। ये एक महाअवतार बाबा के जो डिसाइपल हैं, युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी के बाद जो नेक्स्ट है, ये उनकी बुक का पिक्चर है, जो ये चक्रास इन लेटर्स लिखा हुआ है। ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो आज से लगभग 10 साल पहले मैं मौन साधना में गई थी एक बार, ऋषिकेश में। परमहंस योगानंद जी का आश्रम है। तो वहां से मैं वहां पे मौन में जब गई तो मैं ये पुस्तक लेकर आई थी। तो ये पुस्तक मैंने उस दौरान वहीं पढ़ा कि किस तरीके से आपके स्वर अंदर उत्पन्न होते हैं। जो कोंकाज आपको पिक्चर दिखाई कि ग्रीवा चक्र से आप जब सांस को बाहर फेंकते हो, उसके बाद जब आपके कोंकाज क्लीन होते हैं, उसके बाद आपके अंदर खुद में नाद उत्पन्न होते हैं। स की आवाज आती है, ह की आवाज आती है, स की आवाज आती है, ह की आवाज आती है। आप वो ही नाद है, आप वो ही रियल नाद। और जैसे ही स और ह मिलते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक और ध्वनि उत्पन्न होती है। वो जो रियल ध्वनि ध्वनि है उसको बोलते हैं हम्म। हम्म। की आवाज आएगी। कि वो आनंद जिसको हम सतचित आनंद बोलते हैं, वो आनंद की ध्वनि अंदर से आने लगती है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आप करेंगे, सुखासन की प्रैक्टिस, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मनोन्मनी है कि आपके मन को बिल्कुल स्थिर कर देगी, शुद्ध कर देगी, शांत कर देगी। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच।